यूक्लिड में बता रहे थे, यूक्लिड विभाजन में ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। ज्यामिति का पिता यूक्लिड को। तो सबसे पहले वही समझना, ज्यामिति का पिता यूक्लिड, लेकिन मैथ का पिता, गणित का पिता आर्यभट्ट। तो ये भी बात को आपको ध्यान में रखना है, एक आध नंबर पूछ सकता है। बाकी आपको ये क्वेश्चन तो पूछता है कि यूक्लिड विभाजन विधि से निम्न में से किस प्रमेय को हम लोग ज्ञात करते हैं? मासा। किसे ज्ञात करते हैं? मासा। तो एक नंबर यहाँ से हो जाएगा। साथ ही साथ आपको सब संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, तो आज हम कुछ बातों को, बेसिक बातों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संख्या पद्धति जो कि हमको कल ही बताना चाहिए था, लेकिन हम जानकर कल नहीं बताएं कि आप लोग को चैप्टर में जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा पढ़ने पर। विशेषकर आपको लगा कि एक पॉइंट का स्टार्ट हो गया, अब बीच में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे। मार्क कर दीजिए। भी आपको समझने का सबसे पहले इसको पता है वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या जिसको कहते हैं, संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या होता है, यानी संख्या को अगर बात करें तो संख्या को दो भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक को कहते हैं वास्तविक संख्या और एक को कहते हैं काल्पनिक संख्या। हाँ, आप वास्तविक भी कह सकते हैं, आभासी भी कह सकते हैं, काल्पनिक भी कह सकते हैं, समझ गए ना। एक को क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहेंगे? और एक को कहेंगे इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जिसको हम लोग की वास्तविक रूप से हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। काल्पनिक नंबर हम लोग का सिलेबस में नहीं है। ये जब 11th 12th में जाइएगा तब आपको मिलेगा ये पढ़ने के लिए काल्पनिक नंबर के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है, आपको 10 तक में आपका सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल का मतलब जानवे करते हैं, रियल का मतलब वास्तविक। तो सबसे पहले इसमें आपको जानना होगा कि कौन संख्या को क्या कहते हैं। जब तक संख्या के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप आगे जान नहीं सकते। हम आज कुछ छोटे छोटे बातों को बताएंगे, कुछ पूछेंगे, आपको सही सही बताना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से अगर आप मात्र 30 मिनट भी अगर ध्यान से अपना जो है अट्रैक्शन, यानी कि आपका जो दिमाग केंद्रित है सीधे बोर्ड की ओर और हमारे ओर ध्यान देना, अपना 100% पूरा जो आपका दिमाग है, कहीं भी घर पर ध्यान नहीं रहना चाहिए, समझ गए, इधर उधर नहीं रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे जो आवाज़ है, हमारा जो बोर्ड है और हमारे ऊपर केंद्रित होना चाहिए, ताकि आपको समझने में मज़ा आए और ज़्यादा दिन तक याद रहे। कुछ लोग होते हैं पढ़ने के वक्त, क्योंकि जब हम भी पढ़ते थे तो पढ़ तो रहे थे, मतलब पढ़ते तो यहाँ हैं, लेकिन ध्यान कहीं और रहता है, घर पर, समझ गए ना। या फिर किसी दोस्तों के साथ बिताए हुए वो पल वहाँ चल जाता है, या तो फिर लगेगा कि नहीं, उस तो लगता है चल गया वो खेलने, हम अभी यहीं पर पढ़ रहे हैं, समझ गए। या तो वो चल गया पूजा करे, हम अभी मंदिर नहीं गए जी हैं, तो उसमें पढ़ाई के मन नहीं लगेगा उसका। तो या तो वो खाल चल गया, हम अभी खाना नहीं खाएं, है ना। तो इस स्थिति में आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। तो आपका अपना पूरा ध्यान यहीं पर आकर्षित करना है। आर यू रेडी? चलिए, तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में, सबसे पहले हम नंबर 1 में देते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको प्राकृत संख्या भी लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, 9 में 8 में सभी क्लास में पढ़ाया जाता है। फिर से आज हम एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। दिक्कत नहीं हो रहा पीछे से? चलिए, प्राकृत संख्या यानी काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको आप लोग को ध्यान से हम याद करवा रहे हैं, हम लिखा उखा नहीं रहे, सिर्फ समझा रहे हैं। प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या जब लिखेंगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है? या तो आ सकता है सम, या तो आ सकता है विषम, या तो आ सकता है अभाज्य। तो सब बहुत सारा, सम विषम में भी अभाज्य हो जाता है, विषम में अभाज्य रह सकता है, सम में भी अभाज्य रह सकता है, नहीं रह सकता है, हैं? सम में एक ही को अभाज्य संख्या है, पता होना चाहिए। कुछ समझ में आया? तो सम संख्या, सबसे पहले सम संख्या, तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए या विभक्त हो जाए या भाग लग जाए, आप जैसे याद करना याद कर सकते हैं। यानी 2 से पूरा कट जाए, उसे क्या कहेंगे? किसी को दिक्कत? विषम संख्या, जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे, जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे, उसे क्या कहेंगे? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है? 10 मिनट में पूरी रिवीजन संख्या का हो जाएगा। अभाज्य संख्या, वैसी संख्या
जो एक से कटे और सिर्फ अपने आप से कटे। किससे कटे? बाकी अपने बाप से भी नहीं कटे, यानी किसी के बाप से भी नहीं कटे। ये न हो जाएगा। कहने का मतलब एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, वैसी संख्या को क्या कहेंगे जी? जैसे मान लिया जाए 5 की हम बात किए हैं, तो या तो ये 5 से कट सकता है या तो 1 से कट सकता है। यानी किससे किससे कट सकता है? मतलब जिसको हम सिर्फ और सिर्फ उसी संख्या से काट सकते हैं, और या तो 1 से काट सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई संख्या से काट दिए तो उसको क्या कहेंगे? बोलो, समझ में आया? एकदम एक पैटर्न बना जा रहा है। आप पैटर्न के तरीका पर सीखते जाइए कि क्या क्या किसको कहते हैं। पहला हम सिखाएं गिनती की संख्या को, प्राकृत संख्या। दूसरा सिखाएं उसमें जो 2 से कटेगा वो सम होगा, और एगो छोड़ के एगो छोड़ के एगो छोड़ के सम, एगो छोड़ के विषम, ये ना आता है। तो एगो सम हो गया तो अगला क्या होगा? विषम। अब कोई कहेगा कि अगर 5 एक सम संख्या है, 5 एक सम संख्या है, तो अगला विषम संख्या कौन होगा? 6 होगा। 5 एक सम संख्या है तो अगला विषम संख्या क्या होगा? 6। 5 हो गया सम संख्या तो अगला हो गया क्या चीज? विषम से। बस सर हम नहीं समझे, 5 सम कहाँ है तो विषम है। हम कह नहीं रहे हैं, हम क्या कहें? अगर माना कि हम क्या कहें? मानने में, मैथ में आप कुछ भी किसी को मान कर बना सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि x अगर एक सम संख्या है तो x + 2 क्या संख्या हो जाएगी? सम संख्या। ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम x को क्या मान लेते हैं? विषम संख्या। x को क्या माने? विषम संख्या। तो अगली विषम संख्या x + 2 होगा। क्या होगा? तो इसमें 2 नहीं आ रहा है? 2 आ रहा है जी। तो ऐसा 2 और 3 पर ध्यान नहीं देना। माना कि जैसी आया वो कुछ भी संभव है, किसी को मान के बना लेते हैं। कुछ समझ में आया बात? चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। बोलिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? बोलिए सम संख्या किसे कहते हैं? हर एक को बनाना है, ही नहीं कि हर एक को समझना, ही नहीं कि हमको नहीं याद रहेगा तो बगल वाला से कॉपी कर लेंगे। आपको जो है जब भी टेस्ट होगा, जिस तरह से इस बार टेस्ट हुआ था त्रिकोणमिति का, हर चैप्टर का वैसा ही टेस्ट होगा, एकदम हार्ड। एगो सब्जेक्टिव टेस्ट, एगो ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब जो त्रिकोणमिति का होगा वो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा आप लोग का, समझ गए ना? तो जब भी टेस्ट होगा आप एक जरिए हम मैंने किसी से आप छाप नहीं सकते जब तक आप खुद से नहीं जानते। चाहे 0/0 का है ना आपको आ जाए, 0/0 करने का मतलब जितना क्वेश्चन उतना 0 का है ना आ जाए आपको, ऐसा तो नंबर कुछ ना कुछ रहबे करेगा, है ना? यानी 50 में 0 लाइए, 100 में 0 लाइए, वो आप जानिए। उसके बाद वो कॉपी को कहेंगे जाइए इसको अपने गार्जियन से यानी पापा मम्मी से या साइन करवा के ले आइएगा। मम्मी कहेगी आप वो कई नंबर लाई? 0 नंबर। ले बेलना, ले छोलनी। सुनी? चलिए आवाज समझ में आ गया क्या? एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे हुआ हो गया। अब भाज संख्या जो किसी से भी कट जाए, एक से और अपने आप के अलावा किसी और से भी कट जाए, उसे क्या कहेंगे? आगे समझ में? तो ये हो गया भाज संख्या। इतना आपको अगर समझ में आया तब हम आगे बढ़ते हैं। बोलो समझ में आ गया? चलिए अब आगे समझते हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और तो जो संख्या प्लस में रहेगा, जो संख्या उसको कहेंगे धनात्मक। जैसे 1 2 3 4 ... इस प्रकार से सब क्या है? आइए बताइए क्या है ये? समझ में आ गया सबको? तो यही आपको समझना है कि धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक के पहले चिन्ह लगेगा या नहीं भी लगेगा, तो उसको अगर नहीं भी लगा ले तो धनात्मक माना जाएगा। जैसे ही कहेगा 3 तो ये धनात्मक है कि ऋणात्मक? आई +3 धनात्मक कि ऋणात्मक? तो चिन्ह लग भी सकता है, आया समझ में? लेकिन अगर निगेटिव है तो हमेशा लगेगा, तभी उसको ऋणात्मक माना जाएगा। समझ में आ गया? जैसे हम 2 को अगर ऋणात्मक रूप में लिखना चाहेंगे, निगेटिव रूप में लिखना चाहेंगे, तो उसके पहले चिन्ह का प्रयोग करना जरूरी है। ठीक है? चलिए जैसे मान लिया जाए अपने भैया रहते हैं या दीदी रहती है, तो हम उसको या तो नाम लेके बुला सकते हैं, है ना? जैसे मान लिया जाए हमारे भैया हैं अविनाश भैया, तो अविनाश भैया हम बोल सकते हैं, समझ गया ना? जैसे हम बोल सकते हैं अभिषेक भैया,
अभिषेक भैया या अविनाश भैया बोल सकते हैं, लेकिन अगर मन है तब नहीं है तब बड़का भैया भी बोल सकोगे, मंझला भैया भी बोल सकोगे, संझला भैया भी बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं ना। लेकिन अगर कोई और रिलेशन में या तो कोई टोला पड़ोस में अगर कोई रहता है तो उसको बड़का भैया, महिला भैया, संझला भैया नहीं कहते हैं। फिर हम उनका नाम लेके कहते हैं चंदन भैया, रोहित भैया, ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं। तो उनका नाम लेके बोलना कब जरूरी हो जाता है? जब हुआ हो जाएगा। कुछ समझ में आया? बातों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पर अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए, सबको समझ में आ गया? चलिए, जैसे आप लोग में भी देखते हैं, बहुत सा आप लोग का छोटी बहन है या आप छोटी हैं तो अपने दीदी का नाम लेके बुलाते हैं। हालांकि उचित तो नहीं है, लेकिन बुला लेते हैं। नहीं बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? तो वही आपको है कि बुला लेते हैं तो भी चलेगा, और बड़की दीदी छोटकी दीदी भी कहिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए आए समझ में? चलिए, या तो अगर दीदी भी कहिएगा तो काम चल जाएगा, नहीं काम चल जाएगा, लेकिन नहीं फिर भी नामे लगा कि श्वेता दीदी, ऐसे। अरे दीदी को तुम्हारे दीदी है ये तो दाम फिर क्यों ले रहे हो? समझ गए ना? चलिए अब देखिए क्या क्या सीखे। प्राकृत, सम, विषम, अभाज, भाज, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ये सीखे इतना। अब उसके बाद हम अगर आएंगे बातों को तो हम सीखेंगे परिमेय संख्या। कौन संख्या सीखेंगे? परिमेय संख्या। और एगो इसी के साथ सीख जाएंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है, जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय कहेंगे, और जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके उसे अपरिमेय कहेंगे। बोलो, किसी की दिक्कत? P/Q के रूप में व्यक्त कर दिए, जैसे मान लिया 2/3, 3/4, 4/5, 8/12, ये सब क्या है? 2, 3, 4, 5 सब परिमेय संख्या, सब परिमेय है, सब क्या है? परिमेय। लेकिन अगर रूट में दे दें उसका मान नहीं निकलेगा, जैसे 1/√2, √3, √5, तो ये सब संख्या क्या हो गया? क्योंकि इसका पूर्णतः वैल्यू ज्ञात नहीं किया जा सकता है, सिर्फ एक संभावना है ना, एक अनुमान वाला लगभग मान लिखते हैं हम लोग। जैसे √2 का मान लिखते हैं 1.4 लगभग में लिखते हैं, √3 का मान लिखते हैं, √5 का मान लिखते हैं। तो उस तरह से आपको पूर्णता नहीं होता है मान। तो इस स्थिति में कहते हैं उसको कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। 10 में एगो फेमस क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ये आपको 3 नंबर के एग्जाम में पूछता है हमेशा। ठीक है, कल जब पेपर पड़ेगा मैथ का तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन था कि नहीं। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, आप कहिएगा सर √3 वाला नहीं था, √2 वाला था, तो तुम लोग गधा है। मैंने हम जो कहेंगे वह रहेगा, बोर्ड में मतलब वही बैठल हैं। कुछ भी रह सकता है लेकिन पैटर्न वही रहेगा जी। आपको हम सिखा के भेजेंगे राम आम खाता है, और या पूछ दिया मान लिया जाए मोहन आम खाता है, सर तू एकदम नहीं पढ़बो को जरी, तो एको जरी बतिए नहीं लड़ो को, मतलब मोहन हो जाए तो मोहने आम पढ़िए के ऐसे समझ में हो। तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो इस स्थिति में आपको समझना है। जैसे हम अभी बहुत सारा हिसाब, कल जब हम देखिए आपको मैथ का पेपर हम दिखाएंगे डायरेक्ट। कल हम आप लोग के सामने भी, कल जो है आप लोग के सामने हम 100 प्रश्नों को हल करेंगे कल। बल कौन बोला सर? जो मैथ कल नहीं, कल तो एग्जाम ही ना है, परसों मॉर्निंग में जब आप पढ़ने आइएगा तो हम आपको 100 प्रश्न का हल करेंगे। जो एग्जाम में वहाँ पूछेगा उसको हम आपको 100 प्रश्न पहले बता देंगे, ताकि आपके अंदर लगेगा। अब पहले आपसे बनवाएंगे कि आप कै गो बना पाते हैं 100 गो में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कम से कम, कुछ लड़का तो है जो बिल्कुल कमज़ोर है वो 25 गो बना लेगा, और जो इसमें तेज तरह रहे वो कम से कम 40 प्लस 45 प्लस रखेगा। ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना। कल परसों हम चेक कर लेंगे, समझ गया? इसीलिए क्योंकि इससे क्या पता चलेगा कि सर सच में जो आप पढ़ाते वो पूछो है कि तो झूठा हो, इसी पढ़ा के निकलते रहो को महीनमा टानो हो खाली कहते हो सोचो। हाँ यस सर है कि नहीं? इतना मतलब इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं फिर भी कहता है यस सर लघु को टानो महीने में नहीं हो। परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। अब आगे सुनाते हैं हम पूर्ण संख्या की कहानी बाबू।
गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन जब 0 से शुरू हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? बोलो, किसी को दिक्कत? एक आ जाएगा आपको वास्तविक संख्या, वास्तविक तो हो गया जी, वास्तविक संख्या हो गया। चलिए, वास्तविक संख्या में आ जाएगा सब धनात्मक ऋणात्मक, जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। समझ गए? आप जब पढ़िएगा तो एगो पढ़े होंगे 9 में भी पढ़ने का है कि कुछ जो इसको जो है संख्या रेखा पर दर्शाए, तो जैसे मान लिया 0 है, यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कहेगा -8 दर्शाने, तो इधर आ जाएगा 5 दर्शाने, तो 1 2 3 4 5, 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मान लिया कहेगा 2.5 दर्शाने, तो 1 2 और 3, 3 2 के बीच में होगा 2.5, 3 2 5, आ गया समझ में? तो यहाँ दर्शा दिए, दर्शाए कि नहीं दर्शाए? 8 में या 8 में भी हिसाब पढ़ने का है, 9 में नहीं, 8 में है। 8 में हिसाब पूरा पढ़ने का एक चैप्टर है कि इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो उसे क्या कहेंगे हम? वास्तविक संख्या। अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपसे पूछा जाएगा। अब इतना मिटा देते हैं, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में हम सेट किए। अब हम पूछते हैं प्रश्नों को, जिनसे पूछेंगे वह भी बता सकते हैं, जब कोई नहीं बताइएगा तो एनीबॉडी रहेगा। चलिए देखिए, पहला बताइएगा, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2 होगा। आप बताइए सबसे छोटी विषम संख्या 1, कितना हो जाएगा? सबसे छोटी विषम संख्या 1। आप बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जल्दी बोलो, बोलो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलो। 2, कितना होगा? 2। क्या बोले? अभाज्य संख्या 1 से कटे, अपने आप से कटे भाई, किसी से नहीं कटे, तो 2 1 से कटेगा, वो 1 से कटेगा, वो 2 से कटेगा भाई, किसी से कटेगा? तो सबसे छोटी कौन संख्या अभाज्य हो गया? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए तुम, गोरका बताओ। 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, ठीक है। 1 अंकों की, चंदन, 1 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, रोहित, 1 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, 1 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 9, कितना हो जाएगा? और 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए हरे राम, 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, जल्दी बोलो, बोलो रे। 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। एक लाइन हम लिखते हैं, आप लोग इतना देरी में आंसर देते हैं ना कि लगता है हम नर्सरी क्लास में पढ़ा रहे हैं। ऐसे पढ़िएगा तो काम चलेगा, इतना अच्छा से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये सब संख्याएं कितने अंकों की है? 1 अंकों की। कितने अंकों की है? 1 से लेकर 9 तक में पहले ध्यान दीजिए। अगर कहेगा सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1, फिर 3, मैंने हम 3 तरह तरह 3, हाँ 3 उड़ा दो। क्या तू हाथा रख रहे जान सर? अब विषम ये हो, अब कहा कि सबसे बड़ी विषम संख्या, तो फिर जा रखबे तो ये हो क्या हाथा हमने रख रही जे हम खींच दिलियो ब्रह्मक लकीर ने। पढ़ा जब दिए हैं तो ध्यान से तुमको समझना है ने, बुढ़ वक्त। चलो यहाँ देखो, बोलो सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। कन्फ्यूज नहीं करना, 4-5 चीज बढ़िया सीखो। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या,
सबसे छोटी विषम संख्या, समझ में आया? आए सब एक अंकों की, सब एक अंक के बात हो रहा, एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 9, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। कुछ समझ में आया? तब बताओ एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 9। छोटी छोटी मगर मोटी बात है, इसीलिए हम बोले थे यह है तो बहुत छोटा बात, लेकिन अक्सर लोग इसमें उलझ जाते हैं, अक्सर लोग। आप बताइए जीरो क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? जीरो क्या है, सम है कि विषम है? तब हम शुरू करते हैं 1 2 3 4। अगर हम ऐसे करेंगे तो इसके पहले को छोड़ के आना चाहिए तो जीरो होगा, तो जीरो होगा यानी 0 2 4 कौन संख्या हो गया? तो अगर क्वेश्चन आ जाए जीरो क्या है, सम है कि विषम है? सम है। अब बताइए जीरो क्या है, ऋणात्मक है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है? जीरो जो है ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है, धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है। कुछ समझ में आ गया? जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, लेकिन जीरो सम विषम में पूछेगा तो जीरो कौन संख्या है? सम संख्या। समझ में आ रहा है सबको? जीरो कैसी संख्या है? जीरो धनात्मक कि ऋणात्मक? कोई पता नहीं, ठीक है, यानी दोनों में से कोई नहीं। जीरो धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी नहीं है। अब बताइए अगर किसी संख्या को जीरो से भाग देते हैं, जीरो के पहाड़ा होता है तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, जिसको कहते हैं। लेकिन अगर जीरो में किसी संख्या से भागा देंगे, क्योंकि 2 का पहाड़ा होता है, 2 को जब 0 बार पढ़ेंगे तो 0 बन जाएगा। पढ़े होंगे आप, सुने होंगे कि कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं, पढ़े हैं ना? तो वही है, 2 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार तो 0 आ जाएगा, आएगा ना? लेकिन 0 का पहाड़ा होता है, जब नहीं होता है तो क्या होगा? अपरिभाषित। इसीलिए याद रखिएगा कि अगर 0 नीचे है, हर में है, तो उससे भाग नहीं लग सकता है, इसलिए अपरिभाषित होगा। लेकिन अगर कोई संख्या से, जैसे आप बताइए, मान लिया जाए हम एक संख्या लिखे, मिटाने वाला लाइए, अगर लिखे मान लीजिए 50, अब 50/0 बताइए कितना होगा? 50/0 कितना होगा? आए 50/0 अपरिभाषित। आया समझ में? आप बताइए 0/7, 0/7 और 0/9, 0/9। आपको आज की क्लास छोटी छोटी मगर मोटी बातें में ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं सिखा रहे, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बताइए -2 गुने -2 कितना होगा? 4 होगा कि -4 होगा? -4 कितना होगा? कितना सुंदर से बोल दिया ये मैया। पहले बोला 4, अच्छा बोला 4 होगा, नहीं सर -4 होगा भैया। मतलब कॉन्फिडेंस खत्म। पहले हम बोले -2 गुने -2 कितना, तब बोला 4, हम कहें 4 होता, नहीं सर -4। क्या हो जाएगा जी? 4 की -4 गुना है, ठीक है। चलिए अब विजेता बताएगी -2 गुने -2 गुने -3 कितना होगा? जल्दी बताओ। 12 कितना हो जाएगा? 12 होते रे, 12 होते कि -12 होते? अबरी -12 होते। अरे एक ने कट ले, एगो तो रहिए न गले रे। आगे मैया कैसे गलती हो गई, बुझा गया? तब इससे आपको यह पता चला कि यदि सम हो तो माइनस खत्म, अगर विषम हो तो माइनस रह जाएगा। यही समझ में आया? 3 संख्या है, तीनों में माइनस है, तीनों में तो यह संख्या कैसी आएगी? माइनस में आएगी। कैसी आएगी? और अगर 3 संख्या है और 4 संख्या दे देंगे तो 4 संख्या दे देंगे तो माइनस खत्म, माइनस। कुछ समझ में आया? 4 संख्या रहेगी तो माइनस क्या हो जाएगा? खत्म। और 3 संख्या रहेगा तो माइनस रह जाएगा।
आया समझ में? जैसे आप बताइए -2 नहीं, -1 पर पावर 20 कितना होगा? -1 पर पावर 20 1 होगा। अब ऑप्शन देते हैं हम, ऐसे नहीं होगा। 1 होगा कि -1 होगा कि 0 होगा कि 20 होगा? चलिए बताइए कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 होगा, है ने? बल नहीं समझे सर, क्यों नहीं समझे? 1 पर पावर कितनों रहे, ठीक है, तब तो एक ही रहेगा कि 1 को हम कितनों बार गुना करें। यहाँ से लेके कहीं चल जाए, नवादा चल जाए, बिहार चल जाए, पटना चल जाए, 1 लिखते लिखते 1 गुने 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 1। आया समझ में? कहाँ तक चल जाना है? हाँ सही है। क्या होगा? अब सर माइनस से काहे होता है? काहे की पवरवा कौची है? आप बताओ कितना आंसरवा होगा? अब हो जाएगा -1, यानी अगर यहाँ विषम हो तो माइनस वाला पावर, ठीक है? विषम में कैसे नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख लोगे मैया, बुझा गया रे? अब बताओ 3 पर पावर 0 रहेगा, ऑप्शन दे देते हैं 0 1 3 अपरिभाषित। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 3 पर पावर 0 का मान कितना होगा? बोलो। कुछ लोग A B C D सब बोल रहे हैं, बताइए A में कितना लोग हैं? हाथ उठाइए। A में बस विजेता। B में हाथ उठाइए। B में ज़्यादा लोग हैं, वोट दे रहा है। चलो नीचे करो। C में वोट दो। C में देखो कुछ लोग वोट दिया, 3-4 गो 5-7 गो दिया है कि। और D में दो जल्दी जल्दी। D में कोई नहीं है। चलो तो D ऑप्शन है बेकार दिए, हटाओ इसको। नहीं ये कोई साथ है करे तो 3 है, लड़ो 3 गुम लड़ो। कोई भी संख्या पर पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? आप बताइए 50 पर पावर 0, 70 पर पावर 0, आइटा पर पावर 0, पत्थल पर पावर 0, श्वेता पर पावर 0, विजेता पर पावर 0, नीरज पर पावर 0, राम प्रवेश पर पावर 0, अभिषेक पर पावर 0। बुझा गया? चलिए देखिए अबरी तो हम कर देंगे। बताइए विजेता 1 पर पावर 1 है, कितना होगा? की उतने 1 होगा। नीचे वाला इधर जो है तो 92,569 पर पावर 1 कितना होगा रे? हाँ 92,500। तो यही आपको समझना है कि कोई भी संख्या पर पावर 1 रहेगा तो वह संख्या ही उसका अंतर होगा, ठीक है? लेकिन जीरी सुनेगा, हटा के हम जेरी से ही लडुआ देंगे तब 0 हो जाएगा। कुछ हो जाएगा? 0 नहीं होगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आया समझ में? चलिए कुछ समझ में आ रहा है ने? तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना है, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, कुछ हो जाइएगा। अब समझिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के 1-2 बात और बढ़िया से कह देगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कह देगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच। कुछ समझ में आ रहा है रीता? जीरियो मनी आ रहा है? पढ़ो घर में, समझ गई ना? एक को जीरे नहीं देखते उसको पढ़ते, 3 नंबर घूमते रहो, ढिल्ला हेराबो। पढ़ो, बहुत दिक्कत होगा आगे जाके। समय कम है, जितना जोर लगाना है लगा दो, समझ गया ने? नहीं तो आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ हाथ मलते रहोगे कि अब क्या पढ़ें। समझ गया? रोने के सिवाय आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, ठीक है? चलिए तो अब बताइए, जैसे कहा जाएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होगी? बहुत संख्या हो जाएगा। बल नहीं समझे सर? 2 परिमेय कहे चाहे 2 अपरिमेय कहे। जैसे मान लिया जाए तुमको कोई पूछ देगा कि 2 और 3, पूछ की देगा, पूछे चाहे नहीं पूछे, हमको ध्यान में पढ़ रहे हैं तो हमको याद रखना है।
2 और 3 के बीच कितनी संख्याएं हैं? तो बहुत सारा अनंत संख्या, अनंत संख्या है जी। बल कैसे? 2 और 3 के बाद अब बीच में कुछ है तो नहीं करो है, माइनस वाला होगा। देख लो भूमि के 2 और 3 के बीच में का हो तो 2.1 एकर बीच में अत 2.2 अत 2.3 अत बल ऐसा तो 2.90 तक तो जीते। बाद तो फिर 3 अत हम नहीं ले जेबे 2 कर बाद एक बाद फिर एजा शुरू कर देवे, फिर शुरू कर देवे, फिर शुरू कर देवे। इहो ने पेटा भर दे तो ऐसा कर ले जेबे, अबरी ने पेटा भर दे तो ऐसा कर ले जेबे। बताही कहाँ तक जमी ऐसे लिख ले। चल चल हेलो समझ में। तब बताबो कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं? अनंत। क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में कल छपल रहेगा। अपरिमेय रहे लिखल चाहे अपरिमेय लिखल रहे, परिमेय रहे चाहे अपरिमेय रहे, कल पूछ देगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हैं? समझ गए ने? चलिए आगे समझ में। मिटाने वाला कहाँ? 2। ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ध्यान रखो, हौसलों में जान हो तो उड़ान तुमसे दूर नहीं, और दिल में अरमान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। देखो पढ़े ला गली हम, मन नहीं लगता है वो कि फैशन के केस रखो एकदम, ये खड़ा खड़ा केस। अरे इतने फैशन रखो पढ़े पर बुआ, कोई न कुछ बोलेगा है ने। कहा जाता है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद ब खुद शोर मचा दे। मेहनत पढ़ते रहो, दिन रात करो, अपन मेहनत करते रहो। जब सफल होगा नहीं तो खुद खामोशी मचाएगा, खामोशी खुद शोर मचाने लगेगा जब तुम सफल हो जाएगा तो। ठीक है, खाली यस सर करे से नहीं होगा, मेहनत करने से होगा। कौची करने से होगा? ठीक है। आप लोग को स्कूल में एगो कविता प्रार्थना होता होगा, जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तो वही है, जीवन में अगर कुछ करना है तो मन को मार के नहीं रखो, मेहनत करते रहो, और अगर आगे बढ़ना है तो हिम्मत को मत हारो। आया समझ में? आया समझ में जी? आप लोग आज संख्या के बारे में बहुत सा चीज़ सीखें, साथ ही साथ आपको जो है यह बताते हैं। मान लिया जाए हम बता रहे थे कि माइनस वाला अगर सम रहेगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, विषम रहेगा तो रह जाएगा। जैसे मान लिया जाए -1 पर पावर 5 होगा तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? माइनस में क्या होगा? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब पूछेगा। इसके बाद कल हम पढ़ा रहे थे आप लोग को यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि किसको किसको सूत्र याद है? बोलो। ए बराबर BQ प्लस एक को हम क्या कहे थे? ए को, बी को, सी को, सी कहाँ? क्यू है। तो ए बराबर भाज, तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस। याद है ना जी? तो यही आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए आज छोटी छोटी मगर मोटी बातें को यहीं रखते हैं। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद।